स्त्री को पति के किस अंग से सबसे ज़्यादा प्रेम होता है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज आपके लिए बहुत रोचक कहानी लेकर आया हूं और जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। मित्रों, आज की कहानी ये है कि कौन सी स्त्री अपने पति के कौन से अंग से सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। चलो जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। मित्रों, कंचनपुरी नगरी में जैनसेन नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसके कोई भी संतान नहीं थी। मित्रों, एक दिन उस राजा ने देवी से मन्नत मांगी कि उसके घर में एक बेटे का जन्म हो जाए तो नगर से बाहर वो देवी का बहुत सुंदर मंदिर बनवा देगा। मित्रों, उस देवी की कृपा से राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। मित्रों, पुत्र को पाकर राजा को अपार खुशी मिली और राजा ने अपने वचन के अनुसार देवी का एक बहुत ही सुंदर नगर के बाहर बनवा दिया। और मित्रों, राजा ने वचन के अनुसार देवी का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, जो शहर से बाहर रास्ते के नजदीक था। हर आने जाने वाले राहगीर को उस मंदिर में उस देवी माँ के दर्शन करके जाना ही होता था। और जिस व्यक्ति के मन में जो मनोकामनाएं होती थी, वो माता उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देती थी। मित्रों, धीरे धीरे उस राजा का बेटा सियाना होता चला गया। मित्रों, उस राजा के बेटे की मंत्री के बेटे के साथ गहरी मित्रता थी। इधर राजा जैनसेन भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन मंत्री के बेटे ने उनको खबर दी कि इस समय राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है और वे आखिरी सांस ले रहे हैं और मरने से पहले वे आपको देखना चाहते हैं। मित्रों, जैसे ही राजकुमार ने ये खबर सुनी तो भागता हुआ अपने पिता के पास चला जाता है। मित्रों, राजा ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रख के कहा कि बेटा, ये वजीर साहब सदैव तुम्हारे पिता के समान है और सदैव तुम इनकी बात मानना, इनके द्वारा बताए गए रास्ते पर ही चलना, तुम कभी भी धोखा नहीं खाओगे। मित्रों, इतना कहते ही राजा की मृत्यु हो गई। राजा के मरने के उपरांत उस राज्य का नया राजा वो राजकुमार बन गया और वो अपने मंत्री की सलाह के बिना कोई भी काम नहीं करता था। मित्रों, एक दिन मंत्री उस राजकुमार को महल के कमरे दिखा रहे थे। उन्होंने सारे उस राजकुमार को खोलकर दिखा दिए थे, परंतु मित्रों, महल का एक कमरा खोलकर नहीं दिखाया। तो राजकुमार ने उस कमरे को खोलकर दिखाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने उस कमरे को दिखाने से मना कर दिया। और मंत्री बोले, हे राजकुमार, क्षमा करना, ये कमरा काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है और आपके पिता ने कहा था कि इस कमरे को खोलकर किसी को नहीं दिखाना है। मित्रों, वजीर के मना करने के उपरांत भी राजकुमार उस कमरे को खोलकर देखने की जिद पर अड़ रहा था कि ऐसा इस कमरे में क्या है। तब राजकुमार का मित्र उस वजीर का बेटा कहता है, हे पिताजी, जब राजकुमार इतना कह रहे हैं तो आप इस कमरे को खोलकर क्यों नहीं दिखा देते। आखिर ये महल, सारे बाग बगीचे, ये सारा राजपाट इस राजकुमार का तो है ही, और अब तो हमारे राजा भी यही हैं और इनका आदेश हमारे सिर माथे है। मित्रों, अपने बेटे के कहने पर उस मंत्री ने उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और राजकुमार उस कमरे में अंदर जाकर उसे देखने लगे। राजकुमार विजय अपने मित्र के साथ उस कमरे में गया और उस कमरे को दोनों साथ साथ में देखने लगे। मित्रों, उस कमरे की खासियत ये थी कि उस कमरे में तरह तरह की राजकुमारियों के चित्र टके हुए थे। तरह तरह की राजकुमारियों की तस्वीरें लगी हुई थी। उन तस्वीरों को देखते देखते राजकुमार की नज़र एक राजकुमारी की तस्वीर पर टिक गई। तो उसने अपने मंत्री से पूछा कि ये सुंदर मोहिनी मूरत किस राजा की पुत्री है और ये किस देश की है। मंत्री ने बताया कि हे राजकुमार, ये सिंघल देश के राजा जयभुज की पुत्री है। इसका नाम है ब्रह्मावती। इसके रूप गुण की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम होती जाती है। इसको ब्याहने के लिए अनेकों राजकुमार गए, परंतु एक भी राजकुमार वापस लौटकर नहीं आया। राजकुमार कहने लगा, मंत्री जी, आज से मैं एक प्रण लेता हूँ कि मैं अपना विवाह करूँगा तो इसी राजकुमारी के साथ करूँगा, वरना मैं जीवन भर कंवारा ही रह लूँगा।
मित्रों, राजकुमार का सेनापति के बेटे ने भी समर्थन किया और कहा, हाँ राजकुमार, यही राजकुमारी तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है। मित्रों, राजकुमारों में नया नया खून था और किसी युद्ध में अभी तक किसी का सामना नहीं हुआ था, इसलिए उनका खून खौल रहा था और उन दोनों ने मंत्री की एक भी बात नहीं सुनी और बूढ़ा मंत्री उन्हें समझाता ही रह गया कि देखो, सिंगल देश पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। 7 समुद्रों को पार करके वहां जाया जा सकता है और यदि तुम सिंगल देश में पहुंच गए तो राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाओगे और ऐसे असंभव कार्य को करना मूर्खता से कम नहीं होगा। मित्रों, उस मंत्री के बार बार समझाने पर भी दोनों मित्र नहीं रुके। उसने वजीर के बेटे को अपने साथ लिया और चल दिया और जरूरी सामान रखकर घोड़ों पर सवार होकर दोनों वहां से चल दिए। मित्रों, चलते चलते उन्हें पूरा दिन बीत गया और शाम भी हो गई, तो उन्होंने एक बाग में अपने घोड़े बांध दिए और उसी बाग में कुछ खाया पिया और रात बिताने के लिए उसी बाग में ठहर गए। मित्रों, आधी रात्रि का समय हो जाता है और वो क्या देखते हैं, उस बाग में एक परियों का उड़ल खटोला उतरा। परियों की रानी ने जब 2 युवकों को उस बाग में सोते हुए देखा तो परियों की रानी उस राजा के बेटे से प्रेम करने लगती है, राजा के बेटे पर मोहित हो जाती है और मित्रों, उन परियों ने उन दोनों को सोते हुए को उठवा लिया। मित्रों, दोनों ने परियों से घिरा हुआ अपने आप को पाया तो वे डर गए। वे दोनों उन परियों के हाथ जोड़कर कहने लगे, हे परियों, हमें यहाँ से जाने दीजिए। मित्रों, उनमें से रानी परी कहती है कि तुम चले तो जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। राजकुमार कहने लगा, हे परियों की रानी, इस समय हम एक जरूर उद्देश्य से अपने घर से निकले हैं और यदि वो हमारा काम हो गया तो हमें आपके साथ विवाह जरूर करेंगे। परियों की रानी ने पूछा कि क्या उद्देश्य है तुम्हारा, क्या मैं जान सकती हूँ? तो राजकुमार ने जवाब दिया कि सिंगल देश के राजा की बेटी बर्मा देवी से विवाह करने जा रहे हैं और इस समय हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। हाँ, एक बात है, यदि हम हमारे काम से सफल हो गए तो लौटते वक्त आपके साथ विवाह जरूर करेंगे, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तब परी कहती है कि हे राजकुमार, सिंगल देश तक पहुँचना इंसानों के बस की बात नहीं है। राजकुमारी ब्रह्मावती बिना दैवीय शक्तियों के आपको प्राप्त नहीं हो सकती और यदि तुम उसे चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे राजकुमारी ब्रह्मावती तुम्हें आसानी से मिल जाएगी और तुम सिंगल द्वीप तक पहुंचने में सफल रहोगे। मित्रों, राजकुमार ये बातें सुनकर बहुत बड़ा खुश हुआ और कहता है कि हे परी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं लौटते वक्त तुमसे विवाह जरूर करूँगा। इतनी बात सुनकर रानी परी ने उन्हें अपना उड़न खटोला और एक अंगूठी दे दी और राजकुमार से कहा कि इस उड़न खटोले की वजह से तुम सिंगल द्वीप में क्षण मात्र में पहुंच जाओगे और इस अंगूठी की करामात ये है कि जब तक ये अंगूठी तुम्हारी अंगुली में रहेगी तब तक तुम्हें कोई भी विपत्ति छू नहीं सकेगी और ना ही किसी का जादू टोना तुम पर असर करेगा। मित्रों, परियां अंगूठी और खटोला देखकर आकाश में उड़ गई। इधर राजकुमार विजय और उसका मित्र उड़ल खटोले पर बैठ करके सिंगल द्वीप पहुंच गए। मित्रों, वहां पहुंचकर दोनों ने दोनों चीजों को बांट लिया। अंगूठी को राजकुमार ने ले लिया और उड़ल खटोले को सेनापति के बेटे के पास रख दिया। मित्रों, जब वो रानी ब्रह्मावती के दरबार में पहुंचते हैं तो उसके दरवाजे के आगे एक बूढ़ी माँ का घर था। तो उन्होंने सोचा कि शहर में तो पहुंच आए तो क्यों ना इस बूढ़ी माँ के घर पर ठहर जाए और यहाँ पर ठहर कर कुछ जलपान कर लेते हैं और साथ साथ में राजकुमारी के बारे में कुछ जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन मित्रों, उनको दोनों को यह पता नहीं था कि वह बुढ़िया जादूगरनी थी। मित्रों, वो बुढ़िया आए हुए अतिथियों पर पानी पिलाकर जादू टोना कर देती थी और राजकुमारी के विवाह की आस लेकर जो भी वहां जाता था तो वो बुढ़िया उसे जलपान कराकर उसके ऊपर अपना जादू चला देती थी और उसे मक्खी मच्छर बना देती और उसे वहीं पर दीवारों में चिपका देती थी। इसलिए आज तक कोई राजकुमार ब्रह्मावती से विवाह नहीं कर पाया, क्योंकि सारे राजकुमार उस बुढ़िया के घर पर मक्खी मच्छर बनकर चिपक जाते थे।
उस बुढ़िया का हाव भाव देखकर वजीर के बेटे को कुछ संदेह हुआ। और मित्र तुम जाओ, मुझे प्यास नहीं लग रही है और मैं यहीं पर खड़ा रह करके तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मित्रों, राजकुमार जब उस बुढ़िया के घर के अंदर पहुंचा तो उस बुढ़िया ने राजकुमार को जलपान कराया और उसके बाद में अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। मित्रों, उस बुढ़िया के जादू ने राजकुमार पर कुछ भी असर नहीं किया, क्योंकि राजकुमार परी रानी की दी हुई अंगूठी पहनकर गया था। बुढ़िया समझ गई कि जरूर इसके पास जादू को काटने वाली कोई ऐसी वस्तु है जिसके कारण मेरा जादू इस पर असर नहीं कर रहा है। मित्रों, अब तो वो बुढ़िया राजकुमार से मीठी मीठी बातें करके उसे बहलाने लगी। अरे बेटा, तू मुझे पहचान नहीं पाया, मैं तेरी बुआ हूँ। तुझे बचपन में देखा था, तब से लेकर अब तक मैंने आज बहुत दिनों में देखा है। अब तो तू बहुत बड़ा हो गया है। मित्रों, ऐसी मीठी मीठी बातें करके वो दुष्ट बुढ़िया राजकुमार के गले से लिपट गई और बातों ही बातों में उसने राजकुमार के हाथों से उस अंगूठी को निकाल लिया और उसे मक्खी बनाकर अपने घर की दीवार पर चिपका दिया। मित्रों, काफी देर हो गई। मंत्री का बेटा राजकुमार का इंतजार करता। जब राजकुमार नहीं लौटा तो मंत्री के बेटे को संदेह हुआ कि जरूर इस बुढ़िया ने मेरे मित्र को गायब कर दिया है और यदि मैं चला गया तो मुझे भी गायब कर देगी। मंत्री का बेटा इस प्रकार सोचने लगा और सोचते सोचते वह उसी उड़ल खटोले पर बैठ गया और बैठकर परियों के पास पहुंच गया। और मित्रों, जब उसी बाग में रात्रि में परियां आई तो उसने उन परियों को सारी बात बता दी कि सिंगल द्वीप में एक बुढ़िया ने राजकुमार को गायब कर दिया है। मित्रों, परी रानी ने देखा तो वह सारा रहस्य समझ गई और उस परी ने कहा कि उस बुढ़िया ने राजकुमार की अंगूठी चुरा ली है। इसी वजह से उसने अपने जादू से राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर की दीवार पर चिपका दिया है। अब तो एक ही उपाय है। समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है जिसमें हजारों की संख्या में एक तार के पेड़ हैं। वो तार का वन अत्यधिक हिंसक पशुओं से भरा हुआ है, जैसे शेर, चीता, भालू, हिरण, इस प्रकार के जानवरों से भरा हुआ था। और उसी ताड़ का वन में एक पेड़ पर पिंजरा टका हुआ है जिसमें एक चिड़िया बंद है और उस चिड़िया के अंदर उस जादूगरनी के प्राण टके हुए हैं और तुम उस चिड़िया को मार दोगे तो वो बुढ़िया अपने आप ही मर जाएगी। मित्रों, उस परी के बताए गए अनुसार वजीर का बेटा उस तार का वन में पहुंचकर उस पिंजरे को उतार लाता है और उसने उसमें बंद उस चिड़िया की गर्दन मरोड़ी। उसी समय उस बूढ़ी महिला की गर्दन भी अपने आप मुड़ गई और सिंगल द्वीप में जाकर देखा कि वो बुढ़िया मरी पड़ी है और उसने तुरंत उस बुढ़िया के हाथ से अंगूठी निकाली और राजकुमार ठीक होकर के उस दीवार से नीचे गिर पड़ा। मित्रों, उस जादूगरनी ने जितने भी राजकुमारों को मच्छर मक्खी बनाया था वो सारे के सारे ठीक हो गए और उन्होंने सबने उस वजीर के बेटे का बहुत बड़ा सम्मान किया कि हे मित्र, तुमने आज हमें इस बुढ़िया के बंधन से आज़ाद कर दिया और हमें पुनः अपनी जिंदगी मिल गई और अब हम अपने अपने देशों में लौटकर अपने माता पिता भाई बहनों से मिल सकेंगे। कई वर्ष हो गए इस झोपड़ी में मच्छर मक्खी बने हुए। मित्रों, सब राजकुमारों की आंखों में खुशी के आंसू थे और वे बार बार उन दोनों को धन्यवाद दे रहे थे। मित्रों, उसके बाद में उन दोनों मित्रों ने समस्त राजकुमारों को बाराती बनाया और बारात सजाई और बारात की तैयारी कर ली और बारात को रवाना करके रानी ब्रह्मावती के दरबार पर पहुंच गए। मित्रों, बड़ी धूमधाम से ब्रह्मावती के साथ विवाह हुआ और वे अपने देश को लौट आए। मित्रों, एक बात और है, जब राजकुमार ब्रह्मावती से विवाह करके के लिए निकला था, विवाह करने के लिए अपने नगर से निकला था, तो उसने उसी देवी के मंदिर में मनौती मांगी थी कि मैं राजकुमारी ब्रह्मावती को ब्याहने में कामयाब हो गया तो मैं आकर अपनी बलि दूंगा। मित्रों, वचन के अनुसार राजकुमार अपनी पत्नी और अपने मित्र को लेकर अपने घर पर नहीं आया, उसी मंदिर में पहुंच गया और मंदिर के नजदीक पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को और अपने मित्र को वहीं रोक दिया और अकेला ही मंदिर के अंदर घुस गया। और मित्रों, राजकुमार मंदिर में जाकर के तलवार से अपने सिर को काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। मित्रों, काफी देर के बाद भी
जब उसका मित्र मंदिर से लौटकर नहीं आया तो वजीर का बेटा मंदिर के अंदर उसे देखने के लिए चला गया। वहां पर पहुंचकर उसने अपने मित्र का कटा हुआ सिर देखा तो वो अत्यधिक घबरा उठा और उसने सोचा कि ये दुनिया बहुत बुरी है, कोई ये नहीं मानेगा कि इसने अपना सिर स्वयं काटकर चढ़ाया है। सब लोग यही कहेंगे कि राजकुमार की सुंदर स्त्री को देख करके वजीर के बेटे की नीयत खराब हो गई, इसलिए उसने अपने मित्र का कत्ल कर दिया। इससे तो अच्छा है ये कलंक सिर पर लगने से पहले मैं भी अपना सिर काट करके इसी देवी माँ के चरणों में चढ़ा दूं। मित्रों इतना सब कुछ सोचकर वजीर के बेटे ने भी उसी तलवार से अपना सिर काटकर माता के चरणों में अर्पित कर दिया। मित्रों, काफी देर के बाद जब मंत्री का बेटा भी लौटकर नहीं आया तो राजकुमारी ब्रह्मावती स्वयं उन दोनों को देखने के लिए मंदिर के अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर राजकुमारी हैरान थी। उसके पति और मित्र का सिर पड़ा हुआ था। मित्रों, अब ब्रह्मावती भी यही सोचने लगी कि ये दुनिया वाले मुझे हत्यारिन समझेंगे और मेरे ऊपर कलंक लगाएंगे कि जरूर इसका कोई परपुरुष से संबंध होगा और इसीलिए इसने अपने पति और उसके दोस्त की हत्या कर दी और ये कलंक लेने से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। इतना सोचकर उसने भी उसी तलवार से जैसे ही अपना सिर काटना चाहा तो वहां पर तुरंत देवी माँ प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़ करके कहा, हे पुत्री ठहरो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि जो तुम अपने पति के लिए अपना सिर काट रही हो और तुम वरदान मांग लो। जो वरदान तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही वरदान देने को तैयार हूँ। राजकुमारी ब्रह्मावती कहने लगी, हे देवी माँ, मेरे पति और उसके मित्र को जीवित कर दो। देवी माँ ने कहा, मैं इन दोनों को जीवित कर देती हूँ, तुम इनके सिर को उठाकर इनके धड़ों से जोड़ दो। मित्रों, ब्रह्मावती ने ऐसा ही किया, लेकिन मित्रों जल्दीबाजी में ब्रह्मावती से एक गलती हो गई। उसने जल्दीबाजी में एक दूसरे के धड़ को अलग अलग सिरों से जोड़ दिया। मित्रों, देवी माँ ने उन दोनों को जीवित कर दिया। अब ब्रह्मावती ने देखा कि मेरे पति के धड़ पर मंत्री के बेटे का सिर जुड़ गया और मंत्री के बेटे के धड़ पर मेरे पति का सिर, और अब क्या करूं, किसे अपना पति स्वीकार करूं। और देवी माँ से कहने लगी, हे माँ, मैं तो स्वयं ही अपने धर्म संकट में फंस गई हूँ और मैं कैसे इस मझधार नैया से निकलूं। एक के ऊपर तो मेरे पति का सिर लगा हुआ है और धड़ उसके मित्र का है, अब मैं क्या करूं। मित्रों, अब वे दोनों उस स्त्री के लिए झगड़ने लगे। अब तो दोनों मित्र कहने लगे कि ये मेरी स्त्री है और दूसरा कहता ये मेरी स्त्री है। मित्रों, अब वे दोनों झगड़ते झगड़ते फैसला करवाने के लिए राजा विक्रमादित्य के राज्य में पहुंच जाते हैं। तब मित्रों राजा विक्रमादित्य ने समझाया, देखो कि नदियों में उत्तम गंगा है, पर्वतों में उत्तम सुमेरु पर्वत है और वृक्षों में कल्प वृक्ष है और अंगों में प्रमुख सिर है। एक हाथ नहीं होगा तो भी मनुष्य जिंदा रह सकता है और दोनों हाथ नहीं रहे तो भी मनुष्य जिंदा रह सकता है। दोनों पैर कट जाए तो भी जिंदा रह सकता है, लेकिन सिर नहीं होगा तो शरीर प्राणहीन हो जाता है। इसलिए जिस धड़ पर राजकुमारी का शीश है वही उस राजकुमारी का पति है। मित्रों, सर्वप्रथम वर का मस्तक ही पूजा जाता है, इस हिसाब से भी तुम इसे स्वीकार कर सकती हो। सिर के बिना कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, ब्रह्मावती ने अपने पति का सिर जिस धड़ के ऊपर रखा था उसे ही अपना पति मान लिया। उधर राजकुमार के धड़ पर मंत्री के बेटे का सिर रखा था, उसने जाकर परी रानी से विवाह कर लिया। और मित्रों, इस प्रकार वे दोनों अपने नगर लौट आए और खूब हंसी खुशी रहने लगे। तो मित्रों, हमें बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।